आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन से लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस? यस ख्वाहिश, कैन यू टेल फॉर्मूला टू मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस? इट इज इक्वल टू F is equal to G m1 m2 by r square. F is equal to G m1 m2 by r square. So this is the formula to get the force between two masses which are separated by a distance r. Let this is A point, this is B point, and these two masses are separated by distance r. Okay, second, there is a principle called superposition principle. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब बच्चों ये क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? जैसे मानिए यहाँ पर एक ये मास है m1, एक ये मास है m2 और एक ये मास है m3 और एक ये मास है m4, ऐसे चार मासेस हैं। तो क्या हो रहा है कि 1 और 3 मास के बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ड्यू टू मासेस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू मासेस। इसी तरह से 1 और 4 में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है और इस तरह से 1 और 2 में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब जो F1 मास है उस पर टोटल कितना फोर्स लगेगा, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपको M1 पर टोटल फोर्स निकालना है तो आप निकालेंगे M1 पर फोर्स जो M2 ने लगाया, फिर आप कैलकुलेट करेंगे M1 का वो फोर्स जो M3 ने लगाया, और फिर आप कैलकुलेट करेंगे M1 पर फोर्स जो M4 ने लगाया, और फिर आप उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इसको हम बोलते हैं वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर हम सभी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन कर देंगे और वेक्टर एडिशन करने से हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा F12, F13 और F14 का वेक्टर एडिशन करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर टोटल फोर्स जो M1 पर लग रहा है वो कैलकुलेट होकर आएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है किसी एक मास पर लगने वाला टोटल फोर्स सभी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन होता है। तो इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सिंपली ट्राई कर सकते हैं। जैसे मानिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये A वर्टेक्स है, ये B है, ये C है। सपोज A और B में डिस्टेंस 1 मीटर है, B और C में भी डिस्टेंस 1 मीटर होगा, तो A और C में जो डिस्टेंस है वो √2 मीटर होगा। अब यहाँ पर जो M1 मास है, सपोज उसकी वैल्यू हमें गिवन है, वो A पॉइंट पर मास है 1 kg, और B पॉइंट पर जो M2 मास है, सपोज उसकी वैल्यू है 2 kg, और C पॉइंट पर M3 मास है, उसकी वैल्यू भी है सपोज 1 kg। अब क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन M1। क्वेश्चन है कि M1 पर टोटल नेट कितना फोर्स लग रहा है, आप कैलकुलेट करके बताइए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास M1। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे फोर्स बिटवीन A एंड B, मतलब कि हम कैलकुलेट करेंगे F12। F12 का मतलब है M1 पर वो फोर्स जो M2 ने अप्लाई किया, उसका फॉर्मूला होगा G M1 M2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस AB स्क्वायर। सो ये होगा G M1 M2 की वैल्यू 1 इंटू 2 और डिस्टेंस 1 स्क्वायर। सो ये ओवरऑल आ गया 2G। बच्चों इसके बाद हमें इसकी डायरेक्शन देखनी होगी। मैंने आपको बताया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। सो मतलब कि M1 जो है वो M2 की तरफ अट्रैक्ट होगा, जब M2 उस पर फोर्स लगाएगा तो ये M1 जो है M2 की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पिंक कलर से एक वेक्टर ड्रॉ करा है और इस पर मैं लिख रहा हूँ F12 फोर्स, यानी 1 2 की साइड अट्रैक्ट हो रहा है। अब बच्चों हमें कैलकुलेट करना होगा F13। F13 का मतलब है 1 पर फोर्स 3 वाले मास की वजह से, जिसका फॉर्मूला होगा M1 M2 डिवाइड बाय M1 M3 डिवाइड बाय AC स्क्वायर। सो यहाँ पर G M1 की वैल्यू 1 है और आपकी जो M3 की वैल्यू है वो भी क्वेश्चन में शायद 1 ही थी, हाँ तो वो भी 1 है हमारे पास, और ये A से C का डिस्टेंस √2 है।
सो 1 इंटू m3 की वैल्यू भी 1 और a से c का डिस्टेंस √2 और उसका कर दिया हमने स्क्वायर। सो ये आ गया आपके पास g/2। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन आपको शो करनी होगी। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस एंड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन द नेचर। सो सी दिस लाइन। तो ये है बच्चों आपके पास F13 फोर्स और ये ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया था F12 फोर्स। अब बच्चों टोटल फोर्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे F13 और F12 फोर्स को वेक्टरली ऐड करना है। सो आई कैन राइट टोटल फोर्स F total is equal to वेक्टर एडिशन ऑफ F12 एंड F13। इन दोनों को वेक्टरली ऐड करना है और वेक्टर ऐड करने के लिए आपको इन दोनों के बीच में ये एंगल तो देखना ही पड़ेगा बच्चों कितना है। तो क्योंकि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सिंपली ये एंगल आपके पास 45 डिग्री का है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स के बीच में 45 डिग्री का एंगल है। अब बच्चों हमने वेक्टर्स चैप्टर में पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन किया है जिसकी हेल्प से हम टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला अंडर द रूट F12 स्क्वायर F13 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F12 F13 cos थीटा। हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब F12 की वैल्यू है 2g और F13 की वैल्यू है g/2, तो यहाँ आ जाएगा 4g स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड 2g मल्टीप्लाइड g/2 इंटू कोस 45 डिग्री। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। सो ये हो गया 4g स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2g स्क्वायर cos 45 डिग्री दैट इज 1/√2। तो ये बच्चों यहाँ पे टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाता है और इसमें जी स्क्वायर आप कॉमन ले लें तो रूट से बाहर जी आ जाता है और आपके पास ब्रैकेट में आता है 4 प्लस 1/4 प्लस 2/√2। सो ये बच्चों आपके पास टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, ये आपको पता चल गया है कि हमारा टोटल फोर्स कितना लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हम कर सकते हैं उस टोटल फोर्स के लिए हम एक डायरेक्शन भी उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में समझते हैं, जैसे कि हमारे पास F12 फोर्स इस डायरेक्शन में था, ऐसे पिंक लाइन बना रहा हूं मैं यहाँ पर, पिंक वेक्टर। F12 फोर्स इस डायरेक्शन में था और F13 फोर्स इस डायरेक्शन में था ये, और इन दोनों के बीच में आपके पास 45 डिग्री का एंगल था। तो अब आप इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए और इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है ये आपका यहाँ पर टोटल फोर्स है F। ठीक है, तो मान लो कि ये टोटल फोर्स पिंक लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। सो आपके पास हो जाएगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, याद करिए टेंजेंट अल्फा निकालने का फॉर्मूला F13 cos थीटा, सॉरी F13 sin थीटा डिवाइड F13 cos थीटा प्लस F12, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू F13 की वैल्यू हमारे पास थी g/2 और थीटा था 45 डिग्री साइन 45 डिग्री। F13 की वैल्यू फिर से g/2 और cos 45 डिग्री प्लस F12 की वैल्यू 4g। तो यहाँ से हम g कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं जिससे हमारे पास टेंजेंट अल्फा रह जाएगा साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है तो ये 2/√2 रह जाएगा और कोस 45 डिग्री 1/2√2 हो जाएगा प्लस 4। तो ये आप आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके यहाँ से अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हमने कैलकुलेट कर लिया रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास m1 एज शोन इन द फिगर। तो आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं, आपको m1 मास पर नेट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि m1 m2 से भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसके कारण m1 m2 मास की साइड अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं F12 वेक्टर, यानी 1 पर फोर्स 2 की वजह से। और इसके बाद m1 पर फोर्स m3 मास के कारण भी लगेगा
और इसके कारण भी m1 m3 की साइड अट्रैक्ट हो जाएगा और इस फोर्स को हम लिख देंगे F13 वेक्टर। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम डिफाइन कर देंगे F12 वेक्टर, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन m1 ड्यू टू m2, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे g m1 m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए सपोज इसे हम ए बी सी लेबल कर देते हैं सबसे पहले, तो ए बी स्क्वायर। ओके, सो दिस फोर्स F12 इज देयरफॉर g m1 m2, m1 की वैल्यू है 2, m2 की वैल्यू है 1, डिस्टेंस है 1, सो 1 स्क्वायर आएगा डिस्टेंस में। सो F12 का मैग्नीट्यूड होगा 2g एंड इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द b। ठीक है, तो ये F12 मैग्नीट्यूड निकाल लिया। सिमिलरली वी कैन फाइंड F13 मैग्नीट्यूड। सो F13 मैग्नीट्यूड इज g m1 m3 by distance AC square. So this F13 in magnitude is G m1. m1 is 2, m3 is 1, divide by distance 1 square. So F13 magnitude is also equals to 2G. So F13 मैग्नीट्यूड आ गया, F12 मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब ये दोनों निकलने के बाद हम निकालेंगे टोटल फोर्स। टोटल फोर्स होगा अंडर द रूट F12 स्क्वायर F13 स्क्वायर 2 टाइम्स F12 F13 कोस थीटा। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए। तो बच्चों अब इस फॉर्मूला में F12 है 2G, तो 2G हो गया आपका 4G स्क्वायर, F13 है 2G, तो ये आ जाएगा आपका 4G स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ F12 ये आ गया 2G, F13 आ गया 2G, कोस थीटा, थीटा हो गया 60 डिग्री, अंडर द रूट ये आपके पास आ जाता है टोटल फोर्स। सो दिस टोटल फोर्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 4G स्क्वायर प्लस 4G स्क्वायर plus 8G square and cos 60 degree is 1 by 2. So this is 3 into 4G square under the root. So 4 का रूट आएगा 2, 3 का रूट 3 रह जाएगा और G आ जाएगा रूट से बाहर। So 2 root 3G, this is the magnitude of the net force और the total force, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें टोटल फोर्स की डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों टोटल फोर्स की डायरेक्शन देखो कि आपके ये जो पिंक और येलो लाइन आप देख रहे हैं, आप इनसे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए ऐसे। अब उस पैरेललोग्राम का आप जो डायगोनल लेंगे वो आपके नेट फोर्स की डायरेक्शन है। ये देखिए, ये मैंने डायगोनल बनाया, ये मेरा टोटल फोर्स है, उसका एंगल सपोज F12 के साथ अल्फा एंगल है। तो अब इस F12 को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखिएगा, इस अल्फा एंगल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला टेंजेंट अल्फा इज F13 साइन थीटा डिवाइड F13 cos थीटा प्लस F12। तो ये आपका फॉर्मूला है, आपको ये यूज करना है। F13 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 2G, थीटा की वैल्यू है F13 है F12 है, तो इसका यूज करके आप यहाँ पर टेंजेंट अल्फा से अल्फा एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सो अभी हमने डिस्कस किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उसका यूज, और उसके ऊपर बेस्ड हमने 2 क्वेश्चंस ट्राई किए। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है शेल थ्योरम। शेल थ्योरम। देखिए बच्चों, शेल थ्योरम के अंदर कंसीडर ए शेल हेयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। क्या लिया हमने? हमने यहाँ पर लिया एक शेल ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। तो क्या मतलब होता है शेल ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी? मतलब मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
over the shell. Mass is uniformly distributed over the shell. इस पूरे शेल पर इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमने कंसीडर कर लिया। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे ये है सेंटर ऑफ शेल और एक पार्टिकल है जिसका मास है कुछ सपोज m मास, और ये पार्टिकल इस शेल से बाहर प्रेजेंट है इस p पॉइंट पर, इसका मास m है और शेल का मास उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुझे कैलकुलेट करना है इस शेल के बीच में और इस p पॉइंट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन शेल एंड मास कैपिटल M at point P. How to find? Consider two element here. ये एक एलिमेंट, एक ये एलिमेंट ले लेते हैं। एलिमेंट मतलब एक स्मॉलेस्ट मास पोर्शन यहाँ कंसीडर कर लेते हैं जिसका मास बहुत कम है, dm मतलब स्मॉलेस्ट मास, स्मॉलेस्ट पॉसिबल मास dm। अब बच्चों जो कैपिटल M मास p पॉइंट पर है और ये जो dm मास है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इसके कारण ये p पॉइंट वाला मास dm मास की साइड अट्रैक्ट होगा along the line joining them। ये देखिए ऐसे, ये इनके बीच में फोर्स है। ये कैपिटल M मास इस A वाले पॉइंट की साइड अट्रैक्ट होगा, A पर जो मास है उससे अट्रैक्ट होगा। तो अब ये जो फोर्स आया बच्चों, ये येलो कलर से हमने शो किया है। हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं। हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस स्टडी किया है ना वेक्टर्स में, तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कर लेते हैं। सो एफ फोर्स का यहाँ पर वर्टिकल में y में कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल में इसका कंपोनेंट टुवार्ड्स द सेंटर होगा। देखिए ये एरो टुवार्ड्स द सेंटर बन रहा है, सो ये कंपोनेंट है एफ साइन थीटा टुवार्ड्स द सेंटर। इस तरह से P पॉइंट को आप B पॉइंट से ज्वाइन कर लीजिए, P को B से ज्वाइन करा लाइक दिस, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर P वाले मास में और B वाले मास में भी एक फोर्स है, सपोज वो भी कैपिटल F है क्योंकि मासेस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो अब फिर से आप फोर्सेस को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे, एक वर्टिकल में जो कि कंपोनेंट साइन कंपोनेंट हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में जो कि आपका यहाँ पे कोस कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, ये कोस कंपोनेंट। तो अभी आप देखते हैं कि ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जो दोनों कोस कंपोनेंट है उनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और वो ऐड हो जाएंगे। बट यहाँ पर मैं आपको जिस पॉइंट के लिए ये सारा समझा रहा हूँ वो है ये डायरेक्शन। देखिए ये जो नेट फोर्स बचा यहाँ पर, व्हाट इज दैट नेट फोर्स? दैट नेट फोर्स इज एफ कोस थीटा। ये हमारे पास नेट फोर्स बच गया है यहाँ पर क्योंकि साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए हैं। तो इस नेट फोर्स की डायरेक्शन देखिए किधर है, टुवार्ड्स द सेंटर। यू विल सी दैट दिस नेट फोर्स इज टुवार्ड्स द सेंटर। तो चलिए मैं इस डायग्राम को दोबारा से समझाता हूं अब शॉर्ट में। तो ऐसा है बच्चों, किसी भी शेल पर अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी शेल हर जगह से इक्वल मास का हो और उसके बाहर कोई भी एक पॉइंट पर कुछ मास पड़ा हो कैपिटल M, तो उस मास पर नेट फोर्स शेल के सेंटर की डायरेक्शन में लगता है ऐसे। द नेट फोर्स एक्ट्स टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द शेल। इस थ्योरम को कहते हैं शेल थ्योरम। द नेट फोर्स एक्ट्स टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द शेल। नेट फोर्स टुवार्ड्स सेंटर ऑफ शेल। तो ये है हमारा शेल थ्योरम का फर्स्ट पार्ट। अभी शेल थ्योरम का एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट क्या है शेल थ्योरम में? देखिए ये यूनिफॉर्मली मास का हमने एक शेल लिया है, या व्हाइट कलर से शेल नंबर 2। अब ऐसा है कि एक मास इसके सेंटर पर ही पड़ा है, कैपिटल M इज द मास प्लेस्ड एट सेंटर। हमें बताना है कि सेंटर पर पड़े इस मास पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो हम शेल का एक पॉइंट ले लेते हैं A और एक उसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं B।
तो ए वाला पॉइंट इस कैपिटल एम मास को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा और बी वाला मास इसको अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। क्या देखते हैं आप, ये दोनों मासेस अपोजिट है डायरेक्शन में, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे देखिए, एक पॉइंट सी ले लीजिए, एक पॉइंट डी ले लीजिए, तो सी वाला मास कैपिटल एम को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, डी वाला अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों डायरेक्शंस में अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल आएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे मान लीजिए एक ई पॉइंट है, एक उसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट एफ है, तो अगर ये ई की साइड अट्रैक्ट होता है तो एफ इसे अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस कारण से जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स इज जीरो एट सेंटर ऑफ ए शेल when shell is of uniform mass density। सो ये दो थ्योरम शेल थ्योरम है बच्चों। देखिए दोबारा से, अगर कोई मास शेल से बाहर प्रेजेंट है तो उस पर नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ शेल लगता है, और अगर कोई मास सेंटर पर प्रेजेंट है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। इन दो कॉन्सेप्ट्स को हम शेल थ्योरम कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, अगर कोई मास किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल से बाहर प्रेजेंट है तो उस मास पर शेल के मास का नेट ग्रेविटेशनल फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर लगता है, और अगर वो मास शेल के सेंटर पर सिचुएटेड है तो उस पर नेट फोर्स जीरो लगता है। इस थ्योरम को कहते हैं शेल थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले पढ़ना होगा कि भैया ये ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी, सो एनी आइडिया अबाउट ग्रेविटी? व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स of earth on any mass or object। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, देखिए बच्चों अर्थ भी काफी मासिव है। अर्थ का टोटल मास 6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁴ kg है, और क्योंकि अर्थ स्फेरिकली शेप में है, ऐसा एज्यूम किया गया, वैसे उसकी थोड़ी सी शेप ओवल होती है, बट इफ वी टेक इट प्रैक्टिकली स्फेरिकल शेप, सो इस केस में, स्फेरिकल शेप के केस में अर्थ का मास सारा उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसे सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं हम। तो अर्थ का सारा मास, उसके स्फेयर का सारा मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब कोई भी और ऑब्जेक्ट जिसका मास है एम नॉट, ये अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर है या अर्थ की सरफेस पे ही होता, लेट वी एज्यूम एम नॉट एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये एम नॉट अर्थ की सरफेस पर है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है दैट रिप्रेजेंट सरफेस ऑफ अर्थ। So this m node experience a net force towards the center of earth। So it experience a net force towards the center of earth। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं any object placed on surface of earth or near the surface of earth experience gravitational force of earth towards the center।
now the acceleration produced in the body, due to this gravitational force is called acceleration due to gravity. It is called acceleration due to gravity, and it is shown by small g. So please understand again, any object which is placed near or surface of earth experience a gravitational force towards the center of earth. Due to the mass of earth, it is experience force towards the center. Due to that force, acceleration is produced, and this acceleration is called acceleration due to gravity, and it is shown by small g. So how I can find this acceleration due to gravity? This is very simple. Acceleration due to gravity is given by the symbol small g. It is equal to the gravitational force divide mass of object, where F is the gravitational force and m naught mass of object. Okay, so I can write capital F का formula G, mass of object, mass of earth, square of distance. मान लो ये जो डिस्टेंस है ये r स्क्वायर के इक्वल है, ये डिस्टेंस. सो ये फोर्स हो गया और इसको मास ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गए. तो ये स्मॉल जी आ गया आपके पास जी एम बाई आर स्क्वायर. एम ई कह देते हैं, एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, mass of earth. So this is the expression we are getting for the gravitational, for acceleration due to gravity. So expression for acceleration due to gravity is expression for acceleration due to gravity is G is equal to Gm by R square, where m is the mass of planet on which you are finding acceleration due to gravity. Suppose अगर आप अर्थ लिख रहे हैं, then this capital M is mass of earth and R is the distance from the center to object. ये R डिस्टेंस है या फिर ये रेडियस ऑफ अर्थ भी हो सकता है, रेडियस ऑफ प्लैनेट हो सकता है. अगर आपका वो ऑब्जेक्ट सरफेस पर ही प्रेजेंट हो लाइक दिस, तो उसके केस में हम अर्थ का मास उसके सेंटर पे लेंगे और ये डिस्टेंस आपका रेडियस के इक्वल हो जाएगा. बच्चों इस फॉर्मूला में आप एक कमाल की बात ये देख रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंडेंट नहीं है. डू नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका ऑब्जेक्ट के मास से कोई कंसर्न नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंडेंट नहीं है. ये डिपेंड है प्लैनेट के मास पर, उसकी रेडियस पर और कांस्टेंट कैपिटल जी पर. ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं है. यानी अगर मैं किसी भी अर्थ की सरफेस के पास ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स को रिलीज करूं जिनका मास अलग अलग हो, एक 1 kg का ऑब्जेक्ट हो, एक 10 kg का ऑब्जेक्ट हो, and they fall due to this acceleration, due to this gravitational force of earth towards the center, then these two masses 10 kg and 1 kg will achieve same acceleration. They take same acceleration which is 9.8 meter per second square at surface of earth. So they will take same acceleration.
Okay, because acceleration is gm by r square, and you see that acceleration do not depend upon mass of object. Instead, it depends only on the mass of the planet or the mass of earth, and radius of planet or the radius of earth. अब देखिए बच्चों, हम इस फॉर्मूला के अंदर एक अर्थ के लिए अगर हम करना चाहें तो हम कैपिटल जी की वैल्यू पुट कर सकते हैं 6.67 10 रेज टू पावर -11 होता है। हम अर्थ का मास कंसीडर कर सकते हैं, वो है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg, और हम अर्थ का रेडियस भी पुट कर सकते हैं, ये है 6400 किलोमीटर और 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर। अब ये सब वैल्यू पुट करके हम अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्थ की सरफेस पर बच्चों, सरफेस क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया है आर, वो अर्थ के सेंटर से रेडियस लिया है मैंने, तो रेडियस तो होता है सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए मास यहाँ पर m नॉट मास है, तो ये रेडियस है 6.4 10 रेज टू पावर 6 मीटर, और यहां पर हमारे पास अर्थ का मास है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg। कैपिटल जी की वैल्यू भी मैंने आपको बताया 6.67 10 -11। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, स्मॉल जी इज जी एम बाई आर स्क्वायर, और जब हम इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं तो ये 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आता है, जिसे हम राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज अ वैल्यू of 9.8 meter per second square at surface of earth only, at surface of earth, and is independent of mass of object, and is independent of mass of object. So ये acceleration due to gravity mass of object पर dependent नहीं है।